आज का टॉपिक है द एज ऑफ गुप्तास। ये हिस्ट्री क्लास है, क्लास 9 ICSE के लिए। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द सोर्सेस। Some are the literary sources and some are the archaeological sources. तो literary sources में हमने accounts of Fahyaan आपको क्लियर किया था कि वो was Fahyaan और किस तरीके से उसने जो भी जिस टाइप का भी वो आया उस टाइप के उसने सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जो भी बताया अपने लोगों की, वो हम लोग के लिए कैसे लिटरेरी सोर्स बनते हैं। और इसके साथ हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इलाहाबाद पिलर के बारे में पढ़ा। इलाहाबाद पिलर जिसको कि हरीशेख ने बनवाया था और जो इलाहाबाद में है। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की फील्ड में देखें तो हम देखेंगे कि गुप्ता जो हमारा पीरियड था उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। एक्चुअली जो बेटा गुप्ता एज है उसको हम लोग गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड था वो हमारी इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड था। उस समय हर एक जो है कहते हैं फील्ड पे, चाहे वो जो है हमारा एजुकेशन की लाइन हो या हमारी फील्ड ऑफ साइंस हो या फिर हमारी फील्ड ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हो या हमारा स्कल्पचर, आर्ट, पेंटिंग, लैंग्वेज, जो भी अगर हम फील्ड देखें हर फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी हमको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है। जो भी गुप्ता पीरियड्स के रूलर्स थे उन्होंने हर एक फील्ड में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की। तो इसी ही फील्ड के लिए हम हर एक फील्ड से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताएंगे। जैसे कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन का अगर हम देखें तो उसमें उस समय पे नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ एंड अजंता, ये जो चार थी, ये चारों उस समय की एक एजुकेशन फील्ड थी, एक एजुकेशन सेंटर्स थे जो कि उस समय के जो भी स्टूडेंट्स होते थे उनको स्टडी के लिए वो हेल्पफुल होते थे। दे हैव मैनी स्टडी फैसिलिटीज ऑल्सो, वो प्रोवाइड करते थे बच्चों को बहुत सारी एजुकेशन फैसिलिटीज, जिसमें कि हम यहाँ पर नालंदा जो हमारा है नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस, हम नालंदा को आज यहाँ पर जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि नालंदा सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन देखें तो इंडिया में ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इन एडिशन टू द एक्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पाठशालास और हाई स्कूल्स, there were many universities like Nalanda, Takshila, Sarnath and Ajanta. And now discuss about the Nalanda University. Nalanda was ever busy for imparting higher education to the Sishyas or students. Nalanda University, situated in Bihar, located at Nalanda near Rajgir. It is an ancient center of higher learning. ये बहुत सबसे पुराना एक सेंटर है हायर। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम मैनी फॉरेन कंट्रीज, तो जो ऑल पार्ट ऑफ इंडिया से और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज से भी जो स्टूडेंट्स थे वो फ्लो होते थे टू दीज यूनिवर्सिटीज फॉर रिसीविंग हायर एजुकेशन के लिए। नालंदा वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन द 5th century BC। एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी पूरे वर्ल्ड की जो कि 5th century में जो है वो फाउंड हुई थी। नालंदा हैड सम 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स। 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स। It is an ancient center of higher learning. It is famous as the ancient seat of learning also. Nalanda has even raised on the promise of learning, research only masters program. So जो masters program के लिए research के लिए भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने बार-बार बोल रही हूँ हायर एजुकेशन जिसपे हमारी रिसर्चेस आती हैं और हमारी मास्टर प्रोग्राम्स आते हैं, वो सब भी इसमें बहुत ज़्यादा रेज थे। और इसी के साथ साथ there were 3 great libraries called रत्ना सागर, रत्ना दंदी और रत्ना रंजक। रत्ना सागर, रत्ना दंदी और रत्ना रंजक के नाम से 3 लाइब्रेरीज थी नालंदा में। और आपको पता है 9 million books burned in 1193 by the बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी था उसने 3 times जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटेंड किया और एक बार में तो उसने 9 million books इन लाइब्रेरीज की जो है वो 1193 में बर्न कर दी थी। तो ये हमने आज नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। And the next is the contribution to the field of science.
अगर हम साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखते हैं तो हमने इसमें मेडिसिन की फील्ड में देखिए बागवट, धन्वंतरी और चरक वेरी इंपॉर्टेंट ये लोग वो थे जो मेडिसिन के, तो उसमें बागवट थे, धन्वंतरी थे और चरक थे। और अगर हम बात करें मैथमेटिशियंस की तो मैथमेटिशियंस में आर्यभट्ट और एस्ट्रोलॉजर भी देख सकते हैं, तो बारामीर और ब्रह्मगुप्ता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिसिन में तो बागवट वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन ऑफ दिस पीरियड। ही रोट फेमस अष्टांग हृदय एंड द कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ चरक। इसी के साथ साथ धन्वंतरी वाज आल्सो अ ग्रेट फिजिशियन whose name has become synonymous with the Ayurveda, and the Charak was a great physician who taught at Takshila during the reign of Kanishk। ये कनिष्क के टाइम पे चरक आए थे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, हम आर्यभट्ट को डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे इनके बारे में। आर्यभट्ट was the great mathematician and astronomers। Indian mathematics had already discovered the decimal system and use of zero। आप लोगों को पता है कि इंडियंस ने ही सबसे पहले डेसिमल सिस्टम को और जीरो को जो है वो क्या किया था, डिस्कवर किया था। आर्यभट्ट इन दिस फेमस बुक आर्यभट्टिया, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने एक बुक रोट की थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। उसमें उन्होंने डील किया था विद द रूल्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के रूल्स लिखे थे। किस प्रॉब्लम्स को, चाहे वो अलजेब्रा के हो, ज्योमेट्री के हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हो। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, उन सब के सॉल्विंग के जो रूल्स थे वो आर्यभट्ट ने ही क्या किए थे, राइट किए थे, लिखे थे, उसमें सॉल्व डील किए थे उन्होंने सारे लोगों। ही इवन कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कि किस तरह से हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे। आर्यभट्टास अदर बुक सूर्य सिद्धांता, उनकी आर्यभट्टिया के अलावा एक और बुक थी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांता, जो कि प्रूफ करती है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब आर्यभट्ट ने एक अपनी बुक में ये क्लियर किया था कि जो अर्थ है उसका रेवोल्यूशन, क्योंकि वो अर्थ सन के जो है वो अराउंड द सन रेवोल्यूशन करती है और इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस आल्सो, और वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती रहती है। He also discovered the causes of the solar and the lunar eclipse। उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स की भी डिस्कवर किया था, खोज की थी। And he also measured by speculation and exact circumferences of the earth। उन्होंने अर्थ मेजर किया था स्पेक्युलेशन और एग्जैक्ट सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ को भी। इसी के साथ साथ 12 में सेलिब्रेटेड वर्क इज नोन द बृहत संहिता, उनका हमको बृहत संहिता में देखने को मिलता है। एंड द ब्रह्मगुप्ता वाज आल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियन। हिज वर्क ब्रह्म शुद्धिका सिद्धांता इज कंपोज्ड इन वर्स फॉर्म। ही हिंट्स एट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ब्रह्मगुप्ता थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हिंट किया था। अब इसके बाद हम बात करें अगर कल्चरल डेवलपमेंट, तो कल्चरल डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है गुप्ता पीरियड में वो है कालिदास। हम लोग इसमें कालिदास को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन अगर आप विशाखदत्ता, शूद्रक, विशाखदत्ता, पंचरत्न की स्टोरीज भी इसमें थी और इसी के साथ शूद्रक थे। ये बहुत सारे और भी पोएट्स, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट्स भी हुए, जिसमें भारवी, भाषा, हरिशेन, भट्टी, दांडी एक्सेट्रा, और इसके साथ पतंजलि, अमर सिंह, ये सभी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स और ड्रामेटिक्स थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कालिदास की। कालिदास, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट ऑफ दिस एज। ग्रेटेस्ट पोएट थे, प्ले राइट थे। ही इज राइटली कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और इतना अच्छा इन्होंने लिखा कि इनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मतलब भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। ही रोट सेवरल पोएम्स एंड ड्रामा इन संस्कृत। संस्कृत में इन्होंने बहुत सारे पोएम और ड्रामा लिखे, विच आर कंसिडर्ड द जेम्स ऑफ लिटरेचर, जिन्हें हम आज भी लिटरेचर के रूप में, लिटरेचर में जेम्स के रूप में देखते हैं। हिज ग्रेट स्किल इन लिरिकल पोएट्री, इन्होंने लिरिकल पोएट्री भी की जिसमें एक्सहिबिटेड इन द पोएम्स, जिसमें मेघदूत, ऋतु संहारा, कुमार संभव एंड रघुवंशम आर हिज टू ग्रेट एपिक पोएम्स।
His plays have also been translated in various language of the world. उनके जो भी प्ले थे उनको बहुत सारी और अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है. And the most important among them are अभिजात शाकुंतलम, विक्रमा वैश्या और मालवा मित्रम, मालवाग्नि मित्रम. ये उनकी क्या थी, मेन उनकी जो है प्ले राइट्स थे वो, और ये सब उनकी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ पोएम्स थी, कुछ स्टोरीज थी, कुछ लिरिकल पोएट्रीज थी और कुछ ड्रामास थे जिन्हें उन्होंने हर लैंग्वेज में उनके जो है उनको ट्रांसलेट किया गया. एंड नाउ द लास्ट इज द स्कल्पचर. स्कल्पचर में इंपॉर्टेंट है स्टोन टेम्पल ऑफ देवगढ़ जो कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में है, और ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरी गांव जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर में है. एंड द 3 caves ऑफ अजंता इज आल्सो फेमस फॉर द स्कल्पचर पेंटिंग. तो नाउ बात करते हैं देवगढ़. हम देवगढ़ टेम्पल के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. इट इज सिचुएटेड एट देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ललितपुर. It is a stone temple. It is a beautiful temple with great advancement in the field of architecture. It is a fine specimen of this period. It contains some fine pieces of sculpture on the panel of its well-designed figure on its wall. It is also beautiful with the शिखर symbol. शिखर symbol के लिए बहुत famous है. Other temple bricks are the भीतरी गांव and देवगढ़ is a विष्णु temple. यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती है. ये एक विष्णु टेम्पल है जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ये एक स्टोन टेम्पल है और द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसका फाइन स्पेसिमेन है और इसमें फाइन पीसेस ऑफ स्कल्पचर और वेल डिजाइन फिगर्स इसकी वॉल पर बनाए गए हैं और शिखर सिंबल के भी इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो आज हमने एज ऑफ गुप्तास में कंट्रीब्यूशन पढ़ा नालंदा यूनिवर्सिटी का, फिर हमने फील्ड ऑफ साइंस में आर्यभट्ट का और कल्चरल डेवलपमेंट में कालिदास जी का, और स्कल्पचर में हमने देवगढ़ टेम्पल के बारे में पढ़ा. हमने हर एक का एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर किया क्योंकि बाकी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है. तो जितना भी मैंने बताया उसके मैंने पीडीएफ भी बनाए. आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.